अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मैंने असम चुनाव का विश्लेषण करने का अवसर मुझे मिला कि असम में इसी 9 अप्रैल को जो चुनाव हुए हैं वह चुनाव अपने आप में एक विशेष चुनाव है। ऐसे समय में जब 5 राज्य के चुनाव हुए हैं, उस 5 राज्य के चुनाव में जो मेरे अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मैंने इसका जो परीक्षण किया, उस परीक्षण के आधार पर मुझे यह अनुभव हुआ, अनुमान हुआ और मैंने अपने अवलोकन में यह पाया कि असम में पुनः हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार की वापसी जोरदार तरीके से होने जा रही है, क्योंकि हिमंता ने जिस बेबाकी के साथ अपनी बातों को असम की जनता के समक्ष रखा है वह बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने अपने पूरे चुनाव अभियान में वोट का जो विचार था उसने साफ साफ हिंदुत्व के आधार पर अपने आप को हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ा करके वहाँ की जनता से अपना वोट लेने का काम किया है। इसी के आधार पर मेरा मूल्यांकन कहता है, मेरे अवलोकन में आया कि इस चुनाव में लगभग 70 से लेकर के और 80 विधायकों के साथ और सब में हिमंता बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने की प्रबल संभावना मुझे दिखाई देता है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान को किसी भी तरीके से धारदार तरीके से चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। असम की जनता आज भी आसामी अस्मिता के लिए मतदान करती आई है। बीच के कालखंड में थोड़ी बदलाव भी हुई थी, लेकिन वह बदलाव तब की थी जब कांग्रेस में उन समय कुछ त्यागी नेताओं का बोलबाला था। आज भी कांग्रेस पूरी पार्टी पुत्र मोह में ऐसे फंसी हुई है कि अपने पुत्रों को ही आगे करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रही है और असम के लोग इन चीज़ों को कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय में जब चुनाव चल रहा था तो एक दिल्ली के बड़े नेता जिनका नाम पवन खेरा है, उन्होंने कांग्रेस की लुटिया डुबोने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। असम के जनप्रिय नेता, वहाँ के काफ़ी पॉपुलर नेता हिमंता बिश्व शर्मा की पत्नी के बारे में जो बयान दिया और बयान दे करके असम की धरती से भागने का काम किया, उस होते हुए हैदराबाद गए और हैदराबाद में नुका छिपी का जो खेल चला, इसको भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने बड़ी ही धारदार तरीके से अपने पक्ष में किया। जब उन्होंने कहा कि खेरा तेरा मैं पेरा बना दूंगा, यह बात भी खूब प्रचलित हुई और उनकी यह बात पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जो कांग्रेस की लुटिया दबाने में पश्चिम बंगाल में भी कमज़ोर साबित नहीं हुआ। वैसे भी मैंने इस पर अपना एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में भी कहा था
कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की वापसी हो रही है। मेरे ऐसे बहुत से मित्र मेरी ही आलोचना करने लगे, लेकिन तथ्य है, सत्य है, और तथ्य और सत्य को झुठलाने का काम नहीं किया जा सकता, और वो भी इस प्रकार के सार्वजनिक चैनलों पर। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की जो लड़ाई सतह पर निकल करके आई है, वह भी अपने अपने तरीके से लोग धार्मिक आधार पर अपने अपने खेमों को बंद करने में लगे। ममता बनर्जी मुस्लिमों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो भाजपा ने हिंदुओं को रिझाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। इसीलिए आज के समय में पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा सीट की संख्या 294 है, उसमें सरकार बनाने के लिए कम से कम 144 वोटों का होना अनिवार्य है, तब जाकर के वहाँ पर सरकार बनेगी। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, उस आंकड़े में भाजपा को लगभग, मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ तो 150 से लेकर के 150 से लेकर के और 160 तक विधायकों की संख्या होने जा रही है। और इसी के साथ भाजपा भी वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी, और टीएमसी को सरकार बनाने में इस बार काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम गुंजाइश है कि टीएमसी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी भी वहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाई कि हमारे भी कुछ विधायक जीते, तो 2-4 वहाँ भी जीत जाने की संभावना इस बार है। सीपीआई, मार्क्सवादी, इन लोगों का भी, सीपीआई का भी, यानी वाम मोर्चा का अपना एक खेमा इस चुनाव को अपनी ओर करने पर भी तुला हुआ था, लेकिन 2-4 सीट उसे भी मिलने की संभावना प्रतीत होती है। कुल मिला जुला करके पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, वह ममता बनर्जी के हाथ से तो खिसकता हुआ नजर मुझे आ रहा है। तमिलनाडु की भी लड़ाई बड़ा टफ है। यह जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु में एआईडीएमके की सरकार बने। डीएमके और एआईडीएमके के बीच की टक्कर है, इस दोनों के बीच में कांटे की लड़ाई है। लेकिन ज़्यादातर संभावना मुझे तमिलनाडु में 234 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जो संपन्न हुए हैं, वहाँ भी सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है, दोनों पार्टी में 2-4 का ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जोड़ तोड़ के सहारे ही एआईडीएमके की सरकार बन सकती है, वरना बहुमत के आधार पर। पुडुचेरी में जो चुनाव हुए हैं, पुडुचेरी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की प्रबल संभावना वहाँ पर दिखाई देती है। और फिर पुडुचेरी में कांग्रेस की स्थिति भी लगभग बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 10 से लेकर के 12 विधायक तो वहाँ पर भी पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी को आएगी, और वहाँ 14 से लेकर के 17-18 विधायक आने की संभावना भारतीय जनता पार्टी की है। और यही इस चुनाव का मेरे तरफ से आकलन है, और यही आकलन आगे क्या होता है, निश्चित रूप से 4 मई को जब मतगणना का अंतिम रुझान आएगा तो उसमें पता चलेगा। यह सिर्फ आकलन है, वास्तविकता नहीं है। ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर और हमने जो आंकड़ा जुटाया, उस आंकड़ों के आधार पर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।